हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अध्याय 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसको आप लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें हमें ये देखना है कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से पार्ट इसके अंदर हमें देखने हैं, कौन कौन से पढ़ेंगे हम यहाँ पे। पोषण पढ़ेंगे जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, देन श्वसन जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसके बाद वहन जिसको सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, और उत्सर्जन उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव प्रक्रम के बारे में कि जैव प्रक्रम होता क्या है। क्या आप क्या बोल सकते होगे अगर जैव प्रक्रम, अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि परिभाषा क्या है जैव प्रक्रम की, तो हम क्या बोलेंगे कि वे सभी प्रक्रम, वो सभी प्रोसेस जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, जो हमारे मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सभी प्रक्रम को मिला के क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। 4 प्रोसेस हमें पढ़नी है, 4 प्रक्रियाएं मेनली हमें यहाँ पे पढ़नी है। कौन कौन सी, पोषण, उसके बाद श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये सभी अपने आप में एक चैप्टर मान के चलो कि ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण के बारे में कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। उनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली। भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण कर लिया हमने, उसके बाद जो पचा हुआ भोजन है, पचे भोजन का अवशोषण करना, उस भोजन को अब्जॉर्ब करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने भोजन ले लिया और वो ऐसे ऐसे बॉडी में चला गया, ऐसे कैसे बॉडी से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। उसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि हमें उससे एनर्जी जो है वो मिलती रहे। भोजन को ग्रहण करना, उसके बाद पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण करना, ठीक है। शरीर जो है उस भोजन का अनुरक्षण भी करेगा। हमने भोजन खाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एज इट इज़ जैसे खाया है वैसे के वैसे उसको बाहर निकाल देंगे, नहीं। उस भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, और फिर वो अब्जॉर्ब होता है, उसका अनुरक्षण होता है, ठीक है, और हमें जो है हमारी बॉडी को वो एनर्जी मिलती है उससे। उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण करना, उपयोग करना उसको, उसी को हम पोषण कहते हैं। 2 तरीके का हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि 2 तरीके का जो है वो पोषण प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी, एक तो वो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे वो जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जिसको क्या बोलते हैं, विषमपोषी। इनके बारे में अभी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने तरह का पोषण हो सकता है। 2 तरह का अभी हमने बताया था, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है, हम ये बोलेंगे कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो अजैव पदार्थ हैं, जैसे CO2 हो गई और पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, इन सभी से अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। स्व का मतलब होता है खुद। तो जो अपना भोजन खुद बनाता है, किससे बनाएगा, सरल अजैव पदार्थों से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, वातावरण में विद्यमान होते हैं, ठीक है, उनसे अपना भोजन खुद बनाता है। और वो कौन कौन से होते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो सारे स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि स्वपोषी जो है पोषण वो दिखाते हैं, ठीक है। उसके अलावा विषमपोषी इससे बिल्कुल उल्टा होगा। ये अपना भोजन खुद बना रहे थे, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये किसी और अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विषमपोषी। आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग हैं, हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। आप सभी जानते हो कि हम डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। मानव तथा अन्य जीव जो है ये विषमपोषी होते हैं। और यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें तो हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं जो कि स्वपोषी भोजन
करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक अलग प्रोसेस के बारे में, एक अलग प्रक्रिया के बारे में, जिसको आप बोलते हो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब देखिए पहले इस रिएक्शन को समझिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो जल है, ये दोनों मिलके किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल यहाँ पे होगा, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश होगा। इसकी उपस्थिति में क्या बना लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ये जो दिख रहा है इसको आप ग्लूकोज बोलते हो, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बन रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं किस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में। और क्या बाहर क्या निकलती है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, सो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम क्या बताएंगे, अगर इसकी हम डेफिनेशन बताएं तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि स्वपोषी जो हैं बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करके CO2 और जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, हमने बता दिया CO2 और जल के रूप में लेंगे। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये भी हमने बता दिया कि क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होगा, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और उसकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है। आपको ध्यान रखना है कि CO2 और H2O जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बाहर निकलती है, और कुछ H2O के मॉलिक्यूल भी बच जाते हैं, कुछ जो वाटर है वो बच जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना है ये भी कि सूर्य का प्रकाश। देखो मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए, आप देख सकते हो। पहला तो है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल दिख रहा है आपको अच्छे से। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है, ठीक है। और चौथा क्या है, जल है। तो ये सभी आपको दिख रहा है। अगर ये सब होंगे तो क्या होगा, आसानी से प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की, ये हो जाती है, ठीक है। हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश को अवशोषित करेगा, ठीक है। सबसे पहला हम क्या बोलेंगे कि क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करेगा। दूसरा हम ये बोलेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना है, रूपांतरित करना है, और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलना है, अपघटन करना है। देखो क्या होता है कि जो जल है, ठीक है, इसको हमें किसमें अपघटन करना है। अगर जल के अणु हैं वो अगर टूटेंगे तो किसमें टूटेंगे, हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन बनेगा, यही तो बनेगा। तो यही दूसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, जो अभी हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस देखी थी उसमें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में बदलती है, कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होता है उसका, ठीक है। एक बार फिर से दिखाऊं आपको रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा था, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के जो अणु हैं क्लोरोफिल और सूर्य की किरणों के उपस्थिति में। मैं लिख देता हूं, क्लोरोफिल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। इसकी उपस्थिति में क्या बना देता है, वो कार्बोहाइड्रेट बना देता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। उसके अलावा क्या निकलता है यहाँ पे, कौन सी गैस निकलती है, हमने बताया था ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। उसके अलावा और क्या निकलता है, कुछ जल के अणु भी यहाँ से बाहर निकलते हैं। सो आपको यहाँ तक
अच्छे से आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रंध्र के बारे में, जिसको आप स्टोमेटा भी कहते हैं। तो ये रंध्र कहाँ पे होते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि जो पत्तियाँ होती हैं उनकी सतह के ऊपर कुछ छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होगा? जो सबसे ज़रूरी काम है इनका होता है, एक तो पहला हम ये बोलेंगे कि जब दिन का समय होता है तो दिन के समय में ऑक्सीजन और CO2 जो है, O2 और CO2 गैसेज जो है वो एक्सचेंज करना इनका मेन काम होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले रंध्र की अगर परिभाषा देखी जाए तो हम ये बोलेंगे कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इनके मुख्य कार्य क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का आदान प्रदान होना है, ऑक्सीजन और CO2, इनका जो आदान प्रदान होना है इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जब दिन का समय होता है तो ये छिद्र खुल जाते हैं, और जब रात का समय होता है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो उस समय ये जो रंध्र हैं ये बंद हो जाते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रंध्र कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश होता है उस समय रंध्र जो है वो खुल जाते हैं, और रात के समय में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो ये छिद्र जो है ये बंद हो जाते हैं। सो गैसों का जो आदान प्रदान है वो दिन के समय में ज़्यादा होता है और रात के समय में बिल्कुल नहीं होता है, आप बोल सकते हो कि ना के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, इसका हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है इसमें जल रंध्र के द्वारा ही जल जो है वो निकल जाता है। ठीक है, पौधों के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। इसमें क्या होता है, जल जो है वो इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये काम भी कौन करवाता है? रंध्र करवाते हैं। ये डायग्राम दिखाया है आपके लिए। सो बीच में ये आपको दिख रहा होगा कि ये है आपका रंध्र छिद्र। ठीक है, ये ऊपर 2 सेल प्रेजेंट है इसके। ये एक डायग्राम दिखाया, ऐसा नहीं होता कि ये 2 ही सेल प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं ऐसे। सो ये 2 किडनी जैसी कुछ शेप की सेल दिख रही हैं आपको, जो कोशिका दिख रही हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाहर कुछ सहायक कोशिकाएं जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। सो रंध्र, छिद्र, सहायक कोशिका, और ये होती हैं द्वार कोशिका, गार्ड सेल्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है, सो ये डायग्राम और इसकी परिभाषा, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार होते हैं किसके? विषमपोषी पोषण के। जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वो 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले प्राणी संपोषण, जो किसी पूरे के पूरे प्राणी को ही अंतर्ग्रहण कर जाए, पूरे के पूरे को ही अपने शरीर के अंदर ले जाएं। दूसरे होते हैं मर्त्यजीवी पोषण, जो मरे हुए के ऊपर अपना पोषण लेते हैं। और तीसरे होते हैं परजीवी, जो किसी दूसरे के ऊपर रह के या फिर दूसरे के शरीर के अंदर रह के अपना पोषण जो है वो लेते हैं। इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणी संपोषण। इंग्लिश में इसको होलोजोइक भी बोलते हैं, होलोजोइक। इसमें क्या होता है? इसमें जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ है उसका अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगर मानव की बात करें, अगर हम लोगों की बात करें, तो हम लोग भी कैसे होते हैं? प्राणी संपोषण होते हैं। हम लोग भी मान लो अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी को यूं की यूं खा लेते हैं, ऐसा थोड़ी कि उसको अलग अलग करके खाते हैं ना। तो ऐसे कैसे हम लोग रोटी को खा लेते हैं, तो हम कैसे हुए? प्राणी संपोषण। उसके अलावा तथा उसका पाचन जो है शरीर के अंदर ही होता है। अगर पूरी रोटी हमने खा ली है तो कहाँ पे पचेगी? वो शरीर के अंदर ही पचेगी। तो अगर इसके उदाहरण की हम बात करें, सो मानव हो गया, और अमीबा जो है, अभी हम पढ़ेंगे भी कि अमीबा में किस तरीके से अमीबा जो है वो अपना भोजन अंदर लेता है। तो अमीबा और मानव इसके 2 उदाहरण होते हैं, ध्यान रखना है आपको, किसके? प्राणी संपोषण के। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण की अगर बात करें
तो ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है मृत जीवी, जो मृत जीवों से अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। उदाहरण की बात करें तो फफूंदी हो गया, ठीक है, फंगस जिसको बोलते हैं फंगाई, और कवक हो गए, ये सब मृत जीवी पोषण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण भी बहुत ज़रूरी हैं, आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं ये। तीसरा होता है परजीवी पोषण, जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रह के या उसके शरीर के अंदर रह के अपना भोजन लेता रहता है, जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह के उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के लिए अमरबेल। अमरबेल जो है आप जानते हो किसी दूसरे के ऊपर रहती है और अपना भोजन वहाँ से लेती रहती है। जूं, जो अगर मानव की बात करें तो ऊपर जूं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बालों में, तो वो भी अपना भोजन वहाँ से लेती रहती हैं। उसके अलावा फीताकृमि, ये भी भोजन किसी के अंदर जाके अपना भोजन जो है वो लेता रहता है। सो यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमीबा होती है ना, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, उसका जो आकार है वो कैसा भी हो सकता है। जब इसको कोई भोजन पदार्थ दिखेगा तो उसके अनुसार वो अपनी पोजीशन, अपनी जो शेप है, अपना जो आकार है उसको चेंज कर लेता है। सो सबसे पहले डायग्रामेटिकली आप समझिए, इन चित्रों को आप देख रहे होंगे। सो आपको क्या दिख रहा है, ये एक अमीबा है, ठीक है, ये आपको अमीबा दिख रहा होगा। इसके बीच में क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और ये एक खाद्य कण है। जैसे ही हम अमीबा के पास कोई खाद्य का कण आया तो क्या होगा, वो अमीबा अपनी बॉडी को, अपने जो शरीर है उसको इस तरीके से कर लेता है ताकि वो उसको उसके ऊपर ग्रिप बना ले। ठीक है, उसको खाना है ना, वो अमीबा उसको खाएगा उस खाद्य कण को, तो इस तरीके से वो कर लेता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पादाभ बोलते हैं, या फिर कूटपाद जिनको बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर इसकी बॉडी में जो अमीबा है, इसके शरीर में कुछ खाद्य की रक्तिकाएँ बन जाती हैं। ठीक है, अमीबा की बॉडी में कुछ खाद्य की रक्तिका बन जाती है जिसको फूड पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, अमीबा के शरीर में क्या बन जाता है, कुछ फूड वैक्यूल बन जाते हैं, खाद्य रक्तिका। मैं लिख देता हूँ, फूड वैक्यूल ये बन जाते हैं, क्योंकि जो भोजन उसने खाया है ना उसको अवशोषण भी करना है अमीबा को। ठीक है, और उसके बाद में ये देखो इसकी बॉडी में ये आ गया, और जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वो जो अवशोषित नहीं कर पाया, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। मैंने क्या बताया, अमीबा की कोई भी शेप होगी। जैसे ही कोई, मान लो ये कोई खाद्य पदार्थ है, ये अमीबा है, तो जैसे ही इसके पास आएगा तो ये इसकी अपनी शेप को, अपने आकार को इस तरीके से कर लेता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं, या फिर पादाभ जिसको बोला जाता है। फिर ये क्या होता है, ये क्या करेगा, उसके बाहर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, या फिर खाद्य रक्तिका भी जिसको बोलते हैं। और फिर वो जो पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो अमीबा अपने अंदर अवशोषण उसका कर लेगा। ठीक है, लिखे हैं आपके लिए कुछ पॉइंट। सबसे पहले अमीबा भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है। हमने बताया कि पादाभ या फिर कूटपाद की मदद से वो उस भोजन को घेर लेगा। उसके बाद वो भोजन के चारों तरफ क्या बना लेगा, खाद्य रक्तिका बना लेगा। उसके बाद क्या हो गया, खाद्य रक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन होगा। ठीक है, उसका डिजोल्यूशन हो जाएगा, वो डिजोल्व हो जाएंगे, वहाँ पे विघटन होगा सरल पदार्थों में। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ जो अपच है, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बच गया ना वो सतह की ओर गति करेगा। मान लो ये इसने ले लिया, अब जो बच गया, जो डाइजेस्ट, जो अवशोषण जिसका नहीं हो पाया, वो ऊपर की तरफ, इधर सतह की तरफ गति करता है और शरीर से बाहर वो निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है, पादाभ का जो मेन काम है वो क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं पैरामीशियम में पोषण किस तरीके से होता है। सो जो पैरामीशियम है उसका इस तरीके का आकार होता है, ठीक है। ये इसकी सतह के ऊपर ना कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको पक्षियाब बोला जाता है, ठीक है। सीलिया जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीशियम की इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम जो है इसके ऊपर क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, या फिर जिनको हम पक्षियाब भी बोलते हैं। सो भोजन जो है एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है। अमीबा के केस में क्या था कि कहीं भी कोई भोजन मिला उसको वहीं पे ही कूटपाद की हेल्प से, कूटपाद की मदद से वो उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई विशिष्ट स्थान होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्थान होता है जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। आज की क्लास में हमें यहीं तक पढ़ना है। अगली क्लास में हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है, ठीक है। सो तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए। कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।